viewers, welcome back to my YouTube channel Zarina's Accounting Classes. पार्ट 5 ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लेकर मैं आ गई हूँ इस वीडियो में। और पहले की वीडियो में मैंने आपको बाकी टर्म्स सिखा दी हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की जो पहली टर्म हम सीखेंगे वो है स्टॉक। स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। स्टॉक का क्या मतलब होता है? बिजनेस फर्म के पास जो भी गुड्स अनसोल्ड रह जाते हैं, जो सेल अभी नहीं हो पाए हैं एक पर्टिकुलर डेट पर, तो वो सारे गुड्स स्टॉक कहलाते हैं। स्टॉक को हम दो क्लासिफिकेशन देते हैं। टाइप 1 में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जैसे कि बिजनेस फर्म अपना जो बिजनेस कैरी ऑन करती है अकाउंटिंग पीरियड्स में डिवाइड करती है, जो कि एक पर्टिकुलर ईयर होता है। सिंपल वर्ड्स में एक पर्टिकुलर ईयर होता है, 12 मंथ्स का होता है। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसी से रिलेटेड होता है। द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग में, शुरुआत में अगर कोई भी गुड्स अनसोल्ड रह गए हैं तो वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। एंड क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, आखिर में अगर कोई गुड्स अनसोल्ड रह गए हैं तो वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल है। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, टाइप 2, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए क्या होता है, जब एक बिजनेस फर्म अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है तो चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही हो, उसे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर रॉ मटेरियल के फॉर्म में उसके पास कुछ भी गुड्स पड़े हुए हैं तो वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहलाएगा। अगर वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ गुड्स अभी बचे हुए हैं तो वो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। और अगर फिनिश्ड गुड्स के तौर पर गुड्स अनसोल्ड पड़े हुए हैं, यानी कि पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, तो वो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा। एक बार डिटेल में कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि हर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ ना कुछ जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कहलाता है हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल। मान लीजिए कोई क्लॉथ मिल है जहां पर कपड़ा बनता है, तो वहां पर कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि कॉटन से फिर कपड़ा बनाया जाएगा, तो वो कहलाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, उसी तरह से स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि जो भी रॉ मटेरियल मंगाया गया फैक्ट्री के अंदर, वो पार्टली मैन्युफैक्चर हो चुका है और पार्टली बचा हुआ है। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूएशन में प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन चल रही है। ठीक है, प्रोडक्शन लगातार हो रहा है। अब उस प्रोसेस में कुछ बचे हुए हैं गुड्स, कुछ मतलब रॉ मटेरियल बचा हुआ है अभी, और कुछ तैयार हो चुका है इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। एग्जाम्पल के लिए, थ्रेड्स एंड अनफिनिश्ड क्लॉथ विल बी स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन अ क्लॉथ मिल। अगेन क्लॉथ मिल में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा क्लॉथ, जो कपड़ा बनाकर देगी एक बिजनेस फर्म। ठीक है, तो अगर कोई अनफिनिश्ड क्लॉथ है या थ्रेड्स हैं जिनसे कपड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो थ्रेड्स, वो अनफिनिश्ड क्लॉथ जो पूरी तरह से नहीं बना है, वो कहलाएगा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि आधी तरह से वो पूरा तैयार हो चुका है लेकिन अभी आधा बचा हुआ है। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड एंड फिनिश्ड गुड्स रेडी फॉर सेल आर नोन एज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और अगर गुड्स बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं, पूरे तैयार हो चुके हैं, मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, और सेल अब हम उनकी करने जा रहे हैं, सेल के लिए वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो वो कहलाते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिनिश्ड क्लॉथ विल बी द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यानी कि क्लॉथ पूरी तरह से बन चुका है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स और कॉटन और व्हाटएवर, तो अब वो पूरी तरह से तैयार है, वो फिनिश्ड क्लॉथ कहलाएगा, तो वो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं डेटर्स। डेटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म्स टू whom goods have been sold on credit and payment has not been received from them. डेटर्स एक बिजनेस फर्म के लिए क्या होते हैं? वो लोग या वो फर्म्स जिनको गुड्स बेचे गए हैं, बिजनेस फर्म ने उस पर्सन को या किसी पर्टिकुलर फर्म को गुड्स बेच दिए हैं क्रेडिट पर, एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। क्रेडिट का मतलब उधार पर दिए हैं, उधार पर बेचे हैं, अभी पेमेंट जो है बिजनेस फर्म को रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, तो वो लोग या वो फर्म्स जिसने ये गुड्स खरीदे हैं वो बिजनेस फर्म के लिए डेटर्स हो जाएंगे। क्लियर? एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं इसका। इफ गुड्स वर्थ ₹50,000 हैव बीन सोल्ड टू सोहन। मान लीजिए बिजनेस फर्म ने एक पर्सन जिसका नाम सोहन है उसको 50,000 के गुड्स बेचे। He will continue to remain the debtor of the business so far he does not make the full payment. अब जब तक सोहन फुल पेमेंट नहीं कर देता, जो भी गुड्स उसने खरीदे हैं 50,000 के, जब तक वो फुल पेमेंट नहीं कर देता बिजनेस फर्म को, तब तक वो बिजनेस का डेटर बनकर रहेगा या डेटर कहलाएगा। और मान लीजिए इन केस ही मेक्स अ पेमेंट ऑफ ₹35,000, उसने 50,000 के गुड्स खरीदे थे बिजनेस फर्म से, लेकिन 35,000 की वो पेमेंट कर देता है, तो अब वो डेटर कहलाएगा 15,000 का। कैसे? 50,000 के उसने गुड्स लिए थे, खरीदे थे, उसमें से 35,000 जो वो पेमेंट कर चुका है उसको हम लेस कर देंगे, बचेगा 15,000, तो अब वो 15,000 रुपीज का डेटर रह जाएगा। मतलब अब उसे सिर्फ 15,000 की पेमेंट और करनी है। ठीक है। नेक्स्ट, डेटर्स के बाद हमारी जो टर्म आती है रिसीवेबल्स। द टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल इज नोन एज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब ही होता है जो रिसीव होना बाकी है। ठीक है, तो जितने भी बिजनेस फर्म के डेटर्स हैं टोटल, ठीक है, जिन डेटर्स मतलब मैंने आपको अभी बताया जिनसे पैसा लेना होता है बिजनेस फर्म को, या जितने भी बिल्स रिसीवेबल पड़े हुए हैं बिजनेस फर्म के पास, यानी कि जिन बिल्स के बदले पैसा आना है, तो उन सबका टोटल रिसीवेबल्स कहलाता है। चाहे डेटर्स हो चाहे बिल्स रिसीवेबल हो, रिसीवेबल्स कहलाएंगे। ठीक है। दीज आर करंट एसेट्स एंड रियलाइज्ड विद इन अ ईयर। इसमें हमें ये पॉइंट नोट करना जरूरी है कि ये करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स का मतलब है इन बिल्स को या इन डेटर्स को विद इन अ ईयर रियलाइज कर लिया जाता है, यानी कि एक साल के अंदर अंदर ये जो रिसीवेबल्स की पेमेंट मिलना बाकी है बिजनेस फर्म को, जो पैसा आना बाकी है, वो एक साल के अंदर अंदर वापस आ जाएगा बिजनेस फर्म के पास। ठीक है। एंड रिसीवेबल्स आर शोन एट द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे तो उसमें जो रिसीवेबल्स होते हैं वो एसेट साइड पर शो होते हैं। एसेट मतलब जो बिजनेस फर्म का खुद का है, यानी कि जो उसके पास आएगा, तो ये पैसा आएगा रिसीवेबल्स के नाम से, तो ये एसेट साइड पर हम शो करते हैं ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज क्रेडिटर्स। अ पर्सन टू whom money is owing by the firm is called a creditor. क्रेडिटर का क्या मतलब होता है? क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको बिजनेस फर्म को पैसा देना बाकी है। ठीक है, बिजनेस फर्म आगे चलकर इस पर्सन को पैसा देगी, अभी उसे देना बाकी है, तो वो पर्सन बिजनेस फर्म का क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम। मान लीजिए कोई बिजनेस फर्म जो है मोहन नाम के व्यक्ति से गुड्स परचेज करती है क्रेडिट पर, उधार पर, तो मोहन जो है वो बिजनेस फर्म के लिए उसका क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर्स आर करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो करंट लाइबिलिटी होती है, एंड विच आर टू बी पेड विद इन अ ईयर। क्रेडिटर्स को भी
बिजनेस फर्म को 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। करंट एसेट हो या करंट लाइबिलिटी हो, करंट का मतलब होता है जो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट जो है अगर देनी है तो दे दी जाएगी और अगर मिलनी है तो वो रिसीव हो जाएगी विद इन अ ईयर। तो करंट टर्म का ये मतलब होता है। नेक्स्ट इज पेबल्स। The total of creditors and bills payable is known as payables. Payables मतलब एक बिजनेस फर्म के जितने भी टोटल क्रेडिटर्स हैं या जितने भी उसके पास बिल्स पेएबल पड़े हुए हैं, यानी जो बिल्स अभी उसे चुकाने बाकी हैं, जिसका पैसा देना बाकी है, तो वो सारे क्रेडिटर्स और वो सारे बिल्स पेएबल आते हैं अंडर द टर्म पेएबल्स। ठीक है। एंड दीज आर ऑल्सो करंट लाइबिलिटीज विच आर पेड विद इन अ ईयर। पेएबल्स भी हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं, इसलिए ये करंट लाइबिलिटी कहलाती है। एंड इट इज शोन एट द लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। पेएबल्स पे करना है बिजनेस फर्म को, पैसा जाएगा, इसलिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पे हम इसको शो करेंगे। ये हम डिटेल में सीखेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, तो कि लाइबिलिटी साइड कौन सी होती है, एसेट साइड कौन सी होती है। अभी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। तो आज की वीडियो में हमने ये सारी टर्म्स सीखने की कोशिश करी। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।